हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है एक कैसी प्रक्रिया है ना। कोहलर जो थे एक मनोवैज्ञानिक है जो सिद्ध करने चाहते थे कि सीखना जो है किस तरीके से होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा है स्वायत्त यादृच्छिक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक संकार्य है। और चौथा दिया है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर जी जो थे वो क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना जो है कैसी प्रक्रिया है। तो सीखना जो है एक तरह की क्या है, संज्ञानात्मक संकार्य है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तीसरा जो हैगा क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, है ना। कोई भी नई भाषा जो है, कोई नई लैंग्वेज को सीखना है तो कहाँ से प्रारंभ जो है, उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से। तीसरा ऑप्शन शब्दों के निर्माण से। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, यानी कि प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य स्थापित करने से, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य बनाने से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी नई लैंग्वेज को सीखना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है ना। जो समावेशी कक्षा होते हैं उसमें किस तरह के जो है छात्र या विद्यार्थी को शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र। दूसरा ऑप्शन सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र। और चौथा ऑप्शन दिया है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र या विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, तो उन विद्यार्थियों को शामिल किए जाते हैं जिनमें सामान्य और विशिष्ट दोनों शामिल हो, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा, सामान्य और विशिष्ट क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है ना। जो गणित संबंधी जो अधिगम की अक्षमता है वो कौन परिभाषित करता है, इन चारों ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे निरसरता निरसता संबंधी दोष। दूसरा है पठन दोष। तीसरा है गणना दोष। और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गणित संबंधी अधिगम इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे गणना संबंधी दोष, है ना। गणना यानी कि कैलकुलेशन संबंधी जो दोष होते हैं वो आपके गणित से संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा गणना दोष क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। जो समावेशीकरण है उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। तीसरा ऑप्शन है अलगाव। और चौथा दिया है संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की जो सफलता के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से,
तो वो हो जाएगा आपका संवेदनशीलता, है ना। संवेदनशीलता जो होती है वो समावेशीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है ना। इसी के कारण क्या है, बच्चों में समावेशीकरण जो है उनमें निहित होता है। तो यहाँ पे आपका संवेदनशीलता जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। संवेदनशीलता में जैसे कि आपके समाज, समुदाय, है ना, परिवार हो गए, शिक्षक, विद्यालय, ये सभी जो होते हैं इनमें आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है ना। संवेग के जो तत्व नहीं होंगे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। पहला ऑप्शन दिया है व्यवहारात्मक, दूसरा है दैहिक, तीसरा ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक और चौथा है संवेदी। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका संवेग का तत्व नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से, तो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे आपके संवेदी, है ना। संवेदी जो होते हैं वो आपके संवेग के तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे संवेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र है का सही क्रम जो है आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन, विश्लेषण और आपका दिया है संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है आपका ज्ञान, अवबोध, उसके बाद है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र के सही क्रम को आपको यहाँ पे बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा सबसे पहले आपका आता है ज्ञान, है ना। ज्ञान जो है सबसे पहले में आता है। तो ये आपका ज्ञान, ज्ञान के बाद आते हैं आपके अवबोध, अवबोध के बाद आपके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद आता है आपका फोर्थ में विश्लेषण, उसके बाद फिफ्थ में संश्लेषण और उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उनका सही क्रम जो होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है ना। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जनतांत्रिक, दूसरा है स्वेच्छाचारी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा आपके अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका स्वेच्छाचारी, है ना। स्वेच्छाचारी जो होगा आपके अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा स्वेच्छाचारी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ना। अभिप्रेरणा की जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, दूसरा है आपका हर्ट्जबर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया है मास्लो और चौथा है स्किनर। तो अभिप्रेरणा की प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका विक्टर ब्रूम, है ना। विक्टर ब्रूम के द्वारा जो है अभिप्रेरणा की प्रत्याशा का सिद्धांत जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा विक्टर ब्रूम जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो किससे, किस परिवार से संबंधित है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका वैनिक, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया है व्यवहार परिमार्जन और चौथा ऑप्शन दिया है सूचना प्रक्रियाकरण, है ना। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित रखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे
सूचना प्रक्रियाकरण, है ना, सूचना प्रक्रियाकरण जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी, है ना, जो कौशल है उनके रूपांतरण के लिए कौन सा जो होगा उपयोगी होगा, आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। दूसरा है रेखीय अभिक्रम है। तीसरा ऑप्शन दिया है शास्त्रीय अभिक्रम है। और चौथा है तैयारी और अर्जन है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा कौशल अंतरण एक तरह की गति है ना कि उद्देश्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, ना, जो शिक्षण सूत्र नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर। दूसरा ऑप्शन दिया है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तीसरा ऑप्शन दिया है दृश्य से अदृश्य की ओर। और चौथा है निगमन से आगमन की ओर, है ना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका शिक्षण सूत्र नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका निगमन से आगमन की ओर, है ना। निगमन से आगमन की ओर जो है आपका शिक्षण सूत्र नहीं होगा। बाकी आपके दिए हैं सरल से कठिन की ओर, ये आपके शिक्षण सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी आपके शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी आपके शिक्षण सूत्र में आते हैं। जबकि निगमन से आगमन की ओर जो होते हैं आपके शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका प्रथम पद क्या है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका प्रतिपुष्टि। दूसरा है शिक्षण। तीसरा है योजना बनाना। और चौथा है प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका पहला जो प्रथम चक्र होता है, चक्र का प्रथम पद कौन हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे योजना बनाना। क्या होगा, योजना बनाना जो होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पुनः नियोजन प्रतिपुष्टि अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, ना। जो पुनः नियोजन के प्रतिपुष्टि यानी कि जो आपके फीडबैक है उसके अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे पृथक्करण। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका अनुतुलना। तीसरा है अनुप्रयोग। और चौथा है अन्वेषण। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा आपका अन्वेषण, है ना। अन्वेषण जो होते हैं वो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है ना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, है ना। शैक्षिक सुधार के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण, है ना, कब संभव होगा आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इन जो आपके तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें जो शैक्षिक सुधारों के लिए विकेंद्रीकरण प्रभावी कब होगा या कब संभव होगा आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है जब खंड व संकुल
संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ना। जब खंड और संकुल के संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी तो शैक्षिक सुधार में क्या किया जा सकता है, प्रभावी तरीके से विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, है ना। जब स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति जो है उपलब्ध होते जाएंगे तो क्या होंगे, शैक्षणिक सुधार में विकेंद्रीकरण को और प्रभावी किया जा सकता है। और तीसरा है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। जब अध्यापक के पास प्रासंगिक सामग्री होगी, संसाधन होंगे, तो वो क्या होंगे, शैक्षणिक सुधार जो होंगे अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकरण हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट यानी कि ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो है टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।